अरे कुक्कू बेटा, अब बस भी कर दो। कितनी देर से तुम बारिश को देख रहे हो? माँ, असल में तो ये बारिश मुझे किसी बात की याद दिला रही है। आपको याद है कि जब पापा जिंदा हुआ करते थे, जब भी बारिश होती थी पापा हमारे लिए पकोड़े लाया करते थे। मैं इस दरवाजे में इसलिए देख रहा हूँ, मुझे यूँ लगता है कि यहाँ से पापा आएंगे और पापा के हाथ में हमारे लिए पकोड़े होंगे। हाँ कुकू बेटा, मुझे सब याद है। आप दुखी मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। आपकी मम्मा अभी जिंदा है। आपको पकोड़े खाने का मन हो रहा है, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। माँ, कितना अच्छा वक्त हुआ करता था। पापा हमसे कितना प्यार किया करते थे और वो हमारा कितना ख्याल रखते थे, है ना माँ? आपको याद है? आपके पापा होते थे तो वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब आपके पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ, मम्मा तो है ना। मेरे बच्चे कुकू, कभी भी दुखी मत होना, मम्मा आपके साथ है। इस बात को हमेशा याद रखना कि पापा नहीं है लेकिन मम्मा आपके साथ है। अब आप यहाँ रुको और मैं आपके लिए कहीं से पकोड़े लाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुखी मन के साथ, रोती हुई आंखों के साथ पारो चिड़िया अपने बेटे के लिए पकोड़े लाने के लिए उड़ जाती है। सारे गम अपने दिल में लिए एक मम्मा पक्षी अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी कवि बारिश में भीग रही होती है। तिनकुन के घोंसले में वो खुले आसमान तले बैठ के भीग रही होती है। अरे ये बारिश तो बहुत तेज है, मेरी बूढ़ी हड्डियां इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई बचाओ मुझे। ऐसे ही मदद की दुहाइयां देते हुए वो बूढ़ी कवि, बेआसरा कवि बेहोश हो जाती है। पारो जो पकोड़े लेने के लिए जा रही होती है, उसकी नज़र उस बूढ़ी कवि पर पड़ती है तो वो फौरन ही उड़ते हुए उस कवि के पास आ जाती है। अरे बाप रे, ये कौन है और बेहोश कैसे हो गई ये? माँ जी उठिए माँ जी, लगता है इन कवि को होश ऐसे नहीं आएगा, मुझे इनको घर ले जाना होगा। फिर पारो उस कवि को उठा के अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद उस कवि को होश आ जाता है। माँ जी, मुझे आपके घोंसले में बेहोश मिली थी, मैं इसलिए आपको उठा के अपने घर ले आई हूँ। माँ जी, आप कहाँ रहती थी? कौन है आप? क्या आपका कोई अपना है? मुझे कुछ तो बताइए ना। फिर पारो चिड़िया उस कवि के लिए भोजन लेके आती है। भोजन खाने के बाद भी वो कवि पारो के आगे कुछ नहीं बोलती और चुप ही रहती है। अगले दिन सुबह को पारो चिड़िया अपनी टैक्सी लेके चलाने के लिए आ जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, आखिर वो बूढ़ी कवि कौन है और वो बिल्कुल तन्हा कैसे रहती हैं अपने घर में। और देखो, घोंसले में तो वो बेहोश पड़ी थी लेकिन कोई भी उनका अपना नहीं आया। इस माँ जी को किस तरह से बात करवाऊं, ये तो कुछ बोलती ही नहीं। कौन है, कहाँ है इनके अपने? वो ऐसे ही मन सोच रही होती है कि उसे एक तोते की सवारी मिल जाती है जिसे दूसरे जंगल में जाना था। वो तोते को लेके दूसरे जंगल में चली जाती है। अपने पति के मरने के बाद पारो चिड़िया अपने पति की टैक्सी चलाया करती थी। लीजिए तोते भैया, दूसरे जंगल में आपका स्टॉप आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। अब मैं चलता हूँ, तुम बहुत मेहनती चिड़िया हो, ऊपर वाला तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह से सवारियाँ उठाते उठाते यहाँ शाम हो जाती है। पारो चिड़िया कहती है, चलो सारा दिन काम करने के बाद अब यहाँ पर शाम हो गई है, अब अपने घर जाती हूँ। पता नहीं माँ जी किस हाल में होंगी। काश के माँ जी का कोई अपना मुझे मिल जाता ताकि मैं माँ जी को उसके घर में ही पहुँचा देती। अभी वो यही सोच रही होती है कि उसे 2 सवारियां और मिल जाती हैं। चिड़िया बहन, शाम होने को है, हमें जल्दी से दूसरे जंगल ले चलो। हाँ चिड़िया बहन, हम बहुत जल्दी में हैं, हमें जल्दी से ले चलो। दाम की फिक्र ना करो, जितने चाहे तुम दाम ले लेना, बस हमें दूसरे जंगल पहुंचा दो। इस तरह से वो उसकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। माँ जी तुम्हारे कारण ही गई है, ना तुम इतना शोर डालती ना मैं अपनी माँ जी को घर से निकालता। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। बस कर दो कालू जी, मैं तो खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी तेज बारिश होगी और माँ जी अपने घोंसले से ही चली जाएंगी। अब हम तो कितनी देर से ढूंढ रहे हैं उन्हें। पारो उन दोनों की बातें सुन के तुरंत समझ जाती है और वो उन्हें सीधा अपने घर में ले चलती है। अरे माँ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने तो सिर्फ आपको घर से जाने को कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी तेज तूफान आ जाएगा और आप तो वहाँ घोंसले से ही चली जाएंगी। अब आप कैसी हैं माँ जी? मुझे चिड़िया बहन ने सब बता दिया था कि आप बेहोश हो गई थी। हाँ माँ जी, मुझ पर गुस्सा कर ले, मुझे मार पीट ले, लेकिन अब आप हमारे साथ घर चलें, फिर से कभी ये गलती नहीं होगी माँ जी।
अपने घर चले माँ जी, मेरी प्यारी माँ। माँ जी देखिए, आपके अपने बेटा और बहू आ गए। अब तो आप कुछ बोल दें, आप तो कल से खामोश ही हैं। मैं ना कहती थी आपको आपके अपने जरूर लेने आएंगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गौरी कवि अपनी माँ जी को लेके वापस घर आ जाते हैं और फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। माँ जी भी उनको अपने तहे दिल से माफ कर देती है। कालू मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा और है भी कोई नहीं। आइंदा मुझे मत निकालना। मेरी प्यारी माँ जी, मुझे शर्मिंदा ना करें। आइंदा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपको घर से नहीं निकालूंगा। माँ जी, मुझे पता चल चुका है कि माँ बाप के सिवा कोई भी इतना सच्चा रिश्ता नहीं होता। अब मुझे माफ कर दें माँ जी, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दें। मुझे भी सही पता चल चुका है कि अपनी माँ जैसी ही होती है सासू माँ भी। माँ जी आइंदा मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दें। इधर कुकू और उसकी माँ पारो चिड़िया बहुत उदास थे क्योंकि उनका बहुत दिल लग चुका था कवि के साथ। कुकू तो बिल्कुल उसे अपनी नानी ही मानता था और वो बहुत उदास था। अपनी माँ के साथ लग के वो बहुत रोता है। मम्मा, ना तो मेरी कोई दादी है और ना ही नानी है। मुझे तो ये कवि नानी बिल्कुल अपनी नानी सी ही लगती थी। अब वो भी चली गई हैं। मम्मा, आप मुझे मिलाने के लिए उनके पास ले चलेंगी ना? मेरा उनके साथ बहुत मन लग गया था। मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ। मैं तो खाना भी कवि नानी के साथ ही खाता था। मम्मा, मुझे उनके पास ले चलेंगी ना आप? हाँ मेरे प्यारे बेटे, उदास तो मैं भी उनके बिना बहुत हूँ। मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। कल हम उनके पास चलेंगे। आज जब मैं टैक्सी चला के वापस आऊंगी तो मेरे पास अच्छे पैसे होंगे। कल फिर हम उनके लिए कोई तोहफा भी लेके जाएंगे और उनके पास से हो आएंगे। मुझे कालू भैया ने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया था। मैं आपको मिलवा आऊंगी और वो आपकी नानी जैसी ही है। आप उन्हें नानी ही कहा करो। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको उनका परिवार मिल गया और मुझे मेरी माँ तुम्हें तुम्हारी नानी मिल गई। फिर कुकू सो जाता है और पारो चिड़िया भी अपनी सारे दुख और अपनी सारी परेशानियों को अपने अंदर समा के बैठे बैठे ही सो जाती है। सर्दी का मौसम था। कालू कौवा मजे ले लेके स्ट्रॉबेरी खा रहा था। वो कुछ स्ट्रॉबेरी खाता था और कुछ ज़ाय करके फेंक देता था। उसे इस तरह से स्ट्रॉबेरी को ज़ाया करते देख के एक चूहा वहाँ आता है। अरे कौवे मियाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? जितनी स्ट्रॉबेरी तुम्हें चाहिए उतनी ही खाओ ना, इस तरह से ज़ाय क्यों कर रहे हो? मेरा खाने का तो यही स्टाइल है और तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये पेड़ तुमने लगाया हो। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे पक्षियों से बात करने से तो अच्छा है कि बात की ही ना जाए। ऐसा कहते हुए वो चूहा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा फिर से स्ट्रॉबेरी ज़ाय करने लगता है। अरे वाह 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 कालू, क्या नसीब है तेरे। कभी यहाँ से खा और कभी उड़ के वहाँ से खा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उड़ के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसको एक मोटा ताजा सेब नजर आता है। अरे वाह 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 वाह, ताजा और मीठा सेब, ये खाने का तो मेरा कब से मन कर रहा था। ये बोलते हुए कालू कौवा बिना देरी किए सेब को खाने लगता है। सेब खाते खाते वो सेब को आधा कर देता है। वहीं पर कहीं से चींटियां आ जाती हैं। अरे कौवे भैया, ये क्या किया आपने? हमारा सेब खा लिया। ये तो हम तोड़ के इतनी मुश्किल से लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो चींटियां? ये तो मुझे यहाँ नीचे पड़ा हुआ मिला था, तुम्हारा कैसे हुआ? हमें ये सेब के पेड़ के नीचे से मिला था और हम इसे उठा के अपने बिल तक लेके जा रहे थे, लेकिन ये बहुत भारी था, हमसे नहीं उठाया गया। हम अपने साथियों को बुलाने गए थे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर चींटियां तुम ऐसा करो, इस आधे को ले लो। मैंने तो सिर्फ आधा ही खाया है। हम सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस आधे को अगर हम ले भी गए तो भी ये सड़ जाएगा क्योंकि ये कट चुका है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर ऐसा करो प्यारी चींटियों, मुझे तुम लोग सेब के पेड़ के पास ले चलो। मैं 2 सेब तोड़ के तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचा के दूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और कालू कौवे को सेब के पेड़ के पास ले जाती हैं। चींटियों की स्पीड पे उड़ते उड़ते आखिर कालू सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है और वहां से 2 सेब तोड़ के नीचे फेंकता है। अरे वाह कालू भैया, आप तो बहुत ताकतवर हैं। आप अब हमें ये दोनों सेब हमारे बिल तक पहुंचा दीजिए। अरे चींटियां, ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। चलो अब ऐसा करो, मुझे तुम लोग अपने बिल का रास्ता दिखाओ। मैं सेब उठाता हूँ और तुम मेरे साथ साथ चलो। बस फिर वैसा ही करते हैं। कालू कौवा अपनी चोंच में पूरे सेब को उठाता है और वो चींटियों के बिल तक उस सेब को ले जाता है। चींटियां भी साथ के साथ चली जाती हैं।
बहुत धन्यवाद कवि भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है। हम तो कहते हैं आपको भी अपने लिए सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करना चाहिए। आपके लिए तो भोजन ढूंढना और खोजना मुश्किल भी नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो उड़ सकता हूँ और मैं दूर दूर तक उड़ के अपना भोजन खा सकता हूँ। मेरी फिक्र तुम मत करो। चलो अब तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके दूसरा सेब लेके आता हूँ। ये कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। वो सेबों के पेड़ के पास जाता है और वहां से अपना तोड़ा हुआ दूसरा सेब उठाता है। दूसरा सेब उठाने के बाद वो दोबारा से चींटियों के बिल के पास आ जाता है। ये लो प्यारी चींटियां, तुम्हारे दोनों सेब में ले आया। मैंने अपना वादा पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इस ताकत को भी। कभी भी अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आइएगा। हम छोटे जरूर हैं लेकिन दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। प्यारी चींटियां, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब बहुत सर्दी आ चुकी थी। पूरा जंगल बर्फ से ढक चुका था। कालू पूरा दिन से भोजन की खोज में था लेकिन उसे भोजन कहीं से नहीं मिलता। अरे मैं क्या खाऊं, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है। मैं क्या खाऊं और मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। ना कोई फ्रूट नजर आता है और ना ही सूखा दाना। कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो उड़ना तो आगे जाता था लेकिन उसके पर सर्दी के कारण जम जाते हैं और वो लड़खड़ा के दूर जा गिरता है। वो सीधा चींटियों के बिल के आगे आके गिर जाता है। चींटियां उसे पहचान लेती हैं और उठा के अपने बिल के अंदर ले जाती हैं। अरे चींटियों, ये तो वही कौवा है जिसने तुम लोगों की मदद की थी। लगता है ये भूखा भी है और इसको ठंड भी लग गई है। तुम ऐसा करो, आग जलाओ, मैं अंदर से इसके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ये कह के रानी चींटी अंदर अपने भोजन के जखीरे में जाती है। ऐसा करती हूँ, अमरूद ले जाती हूँ। अमरूद के साथ अमरूद की पत्ती भी है। इससे कालू भैया को बहुत सुकून मिलेगा। फिर रानी वहां से अमरूद उठा लेती है। लीजिए कौवा भैया, ये खा लीजिए। ये खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। इसकी पत्ती से आपको गर्मी मिलेगी। अमरूद और उसकी पत्ती खाने के बाद कालू कौवा ठीक हो जाता है। चींटी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वरना आज तो मुझे लगा था शायद कि मेरा आज आखिरी दिन ही है। कालू भैया, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि इतनी सर्दी में भोजन मिलना मुश्किल होता है। आप भी अपना भोजन जमा किया कीजिए। हाँ चींटियों, तुमने ठीक कहा था। अगली सर्दियों में मैं भी अपना भोजन जमा करूंगा और फिर तुम लोगों के साथ मिलके ही सर्दियां गुजारूंगा। चींटियां खुश हो जाती हैं और फिर सारे आग के पास बैठ के बातें करती। जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू? अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला, वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है। चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है, वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे। लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन देके दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा।
सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गोरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था, क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गोरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है, यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील दी का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गोरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है, बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं, कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे। मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो, वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए, हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो चील दी, आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है।